Good afternoon, student. Today we will study next lecture of modern India. इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था, ये पार्ट 2 लेक्चर है. ठीक है. इसके पहले वीडियो बनाया था, वो देख लेना. उसके बाद ये वीडियो देखना. देखो अब क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटिश है वो इंडिया पे आ गया और बहुत सारा ट्रेडिंग सेंटर खोल दिया. वहां तक मैंने पढ़ा दिया था. अब देखो, जब मुगल एम्परर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ. जैसे कि इसमें 3-4 का नाम है, वो 4 आपको याद रखना है. पहले अवध जो यूपी में है, उसका फॉर्मेशन हुआ. उसका फाउंडर कौन था? सदक खान या बुरहान उल मलिक, वो फाउंडर था अवध का. फिर दूसरा हैदराबाद नीचे साउथ में फॉर्मेशन हुआ किंगडम, तो उसका नाम क्या है? निजाम उल मुल्क या खिलिज खान, उसका फाउंडर है. फिर बंगाल में जो कौन फाउंड किया? बंगाल ऑफ नवाब मुर्शिद कुली खान. ठीक है, बस ये तीनों फाउंडर है. और एक सिंध में एस्टेब्लिश हुआ था किंगडम, तो उसमें राजा सवाई जयसिंह था. और सवाई जयसिंह 5 जगह एस्ट्रोनॉमिकल को एस्टेब्लिश किया था. वो बस इतना याद रखना, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस, मथुरा. ये आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एग्जाम में बहुत पूछता है कहाँ एस्टेब्लिश किया था. 4 ऑप्शन दे देगा. अब देखो ब्रिटिश का एक्सपांशन कैसे हुआ इंडिया में. तो ब्रिटिश का एक्सपांशन कैसे हुआ? फर्स्ट कंपनी ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया में कौन सी थी? तो उड़ीसा में, बालासोर में. और सेकेंड कंपनी जो फर्स्ट कंपनी साउथ इंडिया में कौन थी? मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में. ठीक है, ये हम लोग को पता है. अब देखो बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी. अब ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, ये एकदम डेट भी रट लो, 23 जून 1757. ये डेट भी याद रखना चाहिए, 23 जून भी याद रखना है. ठीक है, वैसे ही बैटल ऑफ बक्सर, ये जो बैटल ऑफ बक्सर है, इसका 22 अक्टूबर भी याद रखना है, 1764. और 22 अक्टूबर भी याद. बिहार के हर एग्जाम में ये डेट पूछता है, और ये डेट भी इंपॉर्टेंट है. बंगाल का हर एग्जाम में डेट पूछता है. ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757. और बैटल ऑफ बक्सर कहाँ है? बक्सर बिहार में है, इसीलिए बिहार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्लासी बंगाल में है. तो बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764. देखो क्या हुआ, सिराज बंगाल का फाउंडर कौन है? मुर्शिद कुली खान मर गया. उसके बाद एक और आया अलीवर्दी खान. ठीक है, उसके बाद एक और आया सिराज उद्दौला. तो अलीवर्दी खान का बेटा था सिराज उद्दौला. तो हम लोग को अलीवर्दी खान याद नहीं रखना है, सिर्फ मुर्शिद कुली खान याद रखो. उसके बाद सिराज उद्दौला याद रखो. सिराज उद्दौला नवाब बन गया बंगाल का. ठीक है, बंगाल का नवाब बन गया और रूल कर रहा था. और उस टाइम क्या हुआ, ब्रिटिश लोग आते थे और नवाब को परेशान करते थे. तो नवाब को एक दिन गुस्सा आया और नवाब ने 150 के आसपास, ये सब याद नहीं रखना है, सिर्फ कहानी बता रहा हूं मैं, 150 के आसपास लोगों को पकड़ के एक हॉल में बंद कर दिया. और उस हॉल में 150 सारे लोग मर गए हफन के कारण. सांस नहीं ले पा रहे थे, हवा नहीं था, इसके कारण मर गए. और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लैक होल ट्रेजेडी. तो ब्लैक होल ट्रेजेडी, कहीं भी आपको ब्लैक होल ट्रेजेडी दिखा, किससे रिलेटेड है? सिराज उद्दौला 150 इंग्लिशमैन को पकड़ के कैप्चर करके मार डाला, उसको बोलते ब्लैक होल ट्रेजेडी. ठीक है, अब देखो, अब ब्रिटिश का उस टाइम कमांडर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव आया और बंगाल को कैप्चर करने के लिए सोचा. अब रॉबर्ट क्लाइव आएगा तो इसको ऐसे डायरेक्ट कैप्चर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो पावरफुल था सिराजुद्दौला. तो उसने हेल्प लिया किससे? एक अमीर चंद है, ओमी चंद है. ये सब नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. तो ये सब कौन है? उसके फाइनेंस मिनिस्टर है, सिराजुद्दौला के फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई फॉरेन मिनिस्टर है. ऐसे ही मीर जाफर भी उसका कोई एक मिनिस्टर है. ठीक है, ये सबका हेल्प लेगा कौन? रॉबर्ट क्लाइव. और रॉबर्ट क्लाइव क्या करेगा? इनका हेल्प लेके इसको सिराजुद्दौला को बैक स्टेप कर देगा, मतलब पीछे से चाकू भोंक देगा उसको.
ठीक है। तो ये इसलिए बैटल ऑफ प्लासी में बोला जाता है, यहाँ पे ना तलवार का यूज हुआ, ना गन का यूज हुआ, कुछ ही नहीं, और कोई फाइटिंग नहीं हुआ। विदाउट फाइटिंग, विदाउट स्वॉर्ड, विदाउट वॉर, ये वॉर जीत गया रॉबर्ट क्लाइव, मतलब इंग्लैंड लोग जीत गए वॉर। ठीक है, तो विदाउट वॉर, विदाउट स्वॉर्ड, इंग्लिश ने वॉर जीत गया और रॉबर्ट क्लाइव वॉर जीत गया, क्योंकि जो सिराजुद्दौला के जो लॉयल लोग थे, जिसके फाइनेंस मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, ये सब ने उसको धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। ठीक है, तो जो मीर जाफर है, मीर जाफर, ये एक मिनिस्टर है। ये जो मीर जाफर है, मीर जाफर के एक मिनिस्टर है, और इसको रॉबर्ट क्लाइव बोल दिया था कि मीर जाफर हम तुमको बना देंगे बंगाल का नवाब। ठीक है, तो इसीलिए मीर जाफर इसको धोखा दिया और सिराजुद्दौला को मार दिया गया और उसको फिर बंगाल का बना दिया जाता है नवाब। लेकिन इसको भी फिर रॉबर्ट क्लाइव इसको भी बहुत पसंद करता है, तो ये अपना कैपिटल को शिफ्ट कर देता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुंगेर बिहार में जगह है, तो वहां पे शिफ्ट कर देता है अपना कैपिटल। लेकिन फिर भी इसको पसंद करते रहता है, फिर इसको हटा के एक मीर कासिम को रख देता है इन लोग। फिर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखना, मीर जाफर इसने कैपिटल को शिफ्ट किया इसको। ठीक है, उसका फिर मीर कासिम को रख देता, फिर मीर कासिम भी वही परेशान रहता है। उसके बाद फिर बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है। ठीक है, फिर बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 में होता है, और इसके अंदर एक नाम याद रखना, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो। ये जो हेक्टर मुनरो है ना, ये हेक्टर मुनरो, ये हेक्टर मुनरो कौन है? रॉबर्ट क्लाइव तो गवर्नर है। रॉबर्ट क्लाइव क्या है? गवर्नर। गवर्नर जनरल नहीं है, गवर्नर है। ठीक है, गवर्नर जनरल नहीं है, गवर्नर है। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर है इंग्लैंड का। और ये हेक्टर मुनरो आर्मी का चीफ है। ठीक है, आर्मी का जनरल है ये, और ये लड़ता है और इसके ही अंडर बैटल ऑफ बक्सर जीत जाता है इंग्लैंड। और इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में साइन होता है। 1764 के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, और उसमें दीवानी राइट मिल जाता है इंग्लैंड को। मतलब दीवानी मतलब पैसा ट्रेड से जितना पैसा आएगा सारा दीवानी राइट किसका रहेगा? इंग्लिश का रहेगा। कहां कहां से मिलता है? तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। और एकदम रटो बैठ के, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, इसका दीवानी राइट मिल गया किसको? इंग्लिश को। यहां से ट्रेड करेगा, और यहां से जितना ट्रेड करेगा सारा फ्री, परमिट सब कुछ इंग्लैंड को फ्री है। अब इसके बाद क्या करता है रॉबर्ट क्लाइव, जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल नहीं है, सिर्फ गवर्नर है। जो गवर्नर है वो ड्यूअल गवर्नमेंट बनाता है बंगाल में। ये 1000 बार एग्जाम में पूछा गया, 1000 बार, इसको एकदम याद रखना। ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल में कौन बनाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बनाएगा। बैटल ऑफ बक्सर जीत गया, बैटल ऑफ बक्सर जीत गया, पूरा लैंड इसके पास आ गया, तो रॉबर्ट क्लाइव अपना बना देगा ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल में। ठीक है, तो ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब एक दीवानी है जो कि फिजिकल राइट है, पैसा वाला, और दूसरा निजामत राइट। निजामत राइट मतलब टेरिटरी को जो डिफेंड करेगा, टेरिटरी को जो रूल करेगा, टेरिटरी से जो पैसा लाके देगा, ये है जो मतलब ब्रिटिश के टेरिटरी को देखे, वो है निजामत। और दीवान है जो टेरिटरी से पैसा लाके देखे। ठीक है, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने दो डिप्यूटी दीवान को भी एस्टेब्लिश किया था, और उसका नाम क्या है? मोहम्मद रेजा खान बंगाल का, और राजा सीतम रॉय बिहार का। और देखो इसलिए ड्यूअल गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश हैज पावर बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट नवाब हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो पावर। ठीक है, मतलब ब्रिटिश के पास पावर है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और नवाब ऑफ बंगाल के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन पावर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कहीं दिख जाए तो ये इसके रिलेटेड है, ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के रिलेटेड। ठीक है, और ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल 1772 में एबोलिश कर दिया गया। कौन एबोलिश किया? तो वैरन हेस्टिंग एबोलिश किया इन 1772। और ये डेट भी पूछता है कब एबोलिश किया। ठीक है, 1772 में कौन एबोलिश किया? वैरन हेस्टिंग। ये नाम भी याद रखना, डेट भी याद रखना। 1772 में कौन है? 1772 में कौन किया एबोलिश? वैरन हेस्टिंग, ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को। ठीक है, और इसके बाद ही इसको एबोलिश करने के बाद
फिर चार्टर एक्ट आता है, सॉरी रेगुलेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1773 आता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताऊंगा, पूरा एक्ट बताऊंगा, और फिर जितना भी गवर्नर जनरल है वो सारा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके नेक्स्ट वीडियो में मतलब आते रहेगा वीडियो, तब मैं बताते रहूंगा। उसके बाद देखो, अब इंग्लिश कहाँ जीत गया, बंगाल में जीत गया। अब बंगाल से कहाँ आएगा, साउथ में आएगा। और साउथ में कौन रूल कर रहा है, मैसूर। मैसूर को पूरा जीत लेगा इंग्लिश। देखो मैसूर है, मैसूर में सबसे पहले कौन रूल कर रहा था, कृष्णा राजा। ये याद रखना नाम, कृष्णा राजा। हैदर अली, सबको पता है हैदर अली, हैदर अली, लेकिन हैदर अली से भी पहले जो रूल कर रहा था वो कृष्णा राजा था। बस नाम याद रखो, कृष्णा राजा। उसके बाद फिर हैदर अली मैसूर में रूल कर रहा था, ठीक है। तो हैदर अली रूल कर रहा था, तो हैदर अली वहां पे एक दिंदुगुल में एक आर्मी बनाया था, बस इतना याद रखना है। दिंदीगुल में आर्मी बनाया था, आर्मी फैक्ट्री बनाया था हैदर अली, और ये इंग्लिश को पसंद नहीं था, ठीक है। उसके बाद फिर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है, और फर्स्ट सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली वॉर करेगा, और थर्ड और फोर्थ में उसका बेटा टीपू सुल्तान वॉर करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होता है 1769 में, इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम 1792 में होता है, और इसमें टीपू सुल्तान साइन करता है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, ठीक है। अब यहाँ पे टीपू सुल्तान मरा नहीं है। अब यहाँ पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान मर जाएगा, टीपू सुल्तान डाई, और सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेगा लॉर्ड वेलेस्ली 1779 में, सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेगा मैसूर के साथ। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे जब पहुंचूंगा तब बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना याद रख लो, सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेता है 1779 में मैसूर के साथ, ठीक है। और सब्सिडरी अलायंस के लिए मैं एक वीडियो भी लाऊंगा, अलग से बनाऊंगा, एग्जैक्ट है क्या सब्सिडरी अलायंस। अब देखो उसके बाद फिर ये इंडिया है, मतलब बंगाल में जीत गया, बंगाल में जीत गया, बंगाल में जीत गया, बंगाल जीतने के बाद साउथ में जीत गया, साउथ में जीतने के बाद वेस्ट में पूरा जीतेगा। अब वेस्ट में कौन रूल कर रहा है, वेस्ट में मराठा रूल करे, तो मराठा को अब हराएगा ये। और फिर मराठा के बाद थोड़ा सिंध में चले जाता, सिंध में थोड़ा हरा देता है, ठीक है। तो हमारे लिए सिंध का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में। तो मराठा को हराएगा, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर लड़ेगा 1775 से 1782 के बीच में। इसमें 3 ट्रीटी है, ऐसे याद रखना। और अगर याद नहीं होगा तो कम से कम एक ट्रीटी का नाम याद रखना, सालवाई वाला, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सालवाई तो याद रखना ही है, ट्रीटी ऑफ सालवाई तो याद रखना है 1782 में। उसका सेकंड एंग्लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ बसेन। ये जो ट्रीटी ऑफ बसेन है, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, ट्रीटी ऑफ बसेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या हुआ। और फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में नहीं याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट नेट जेआरएफ वाले सब याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें मराठा में हुआ क्या, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो मराठा एम्पायर बनने के बाद जब मराठा में बालाजी विश्वनाथ आए, तो इन्होंने मराठा को पेशवा में बदल दिया, ठीक है। तो मराठा का जब एम्पायर में बताऊंगा तो मैं सारा बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि एक तो मराठा में जो पेशवा लोग थे, उन लोग, उसमें से एक जो पेशवा है बाजीराव वन, वो तो बहुत ही खतरनाक था, सबको मार दिया था वो तो अलग ही लेवल का इंसान था वो। लेकिन जो बाजीराव 2 था वो डरपोक था। तो वो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या करता है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में वो चले जाता है ब्रिटिश के पास, और ब्रिटिश से हाथ मिला लेता है। तो ये ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन कर लेता है, और ट्रीटी ऑफ बेसिन मतलब सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया, ठीक है। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, यहीं पे सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लेता है मराठा। क्या साइन करता है, सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। देखो यहाँ पे 1779 में मैसूर के साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन किया, यहाँ पे मराठा के सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन करके सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लेता है। कौन, बाजीराव 2, मराठा का बाजीराव 2 साइन करता है सब्सिडियरी अलायंस। उसका फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में इंग्लैंड इंडिया को, मराठा को हरा देता है, ठीक है। उसके बाद मराठा हार गए तो बस हो गया। उसके बाद फिर एंग्लो नेपाल वॉर, एंग्लो नेपाल वॉर में ट्रीटी 10,000 बार पूछा गया एग्जाम में,
ठीक है। नेपाल के साथ कौन सा ट्रीटी है? ट्रीटी ऑफ सगौली। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, एकदम रट लो। अभी 27 जुलाई को एग्जाम हुआ था, उसमें भी एग्जाम ये क्वेश्चन आया था, ट्रीटी ऑफ सगौली। उसका एंग्लो बर्मा वॉर, एंग्लो बर्मा वॉर, ट्रीटी ऑफ यानदाबू, ठीक है। फिर एंग्लो तिब्बतन वॉर, ट्रीटी ऑफ लहासा, और फिर एंग्लो अफगान वॉर, ट्रीटी ऑफ गंधमक। ट्रीटी याद रखना है और कंट्री का नाम याद रखना है। अब सब्सिडरी अलायंस कौन लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। और डरना नहीं है ये सब नाम सुन के। लॉर्ड पूरा मैं रॉबर्ट क्लाइव से फर्स्ट वैरन हेस्टिंग, उसके बाद फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके बाद फिर लॉर्ड वेलेस्ली, फिर लॉर्ड हेस्टिंग, फिर लॉर्ड डालहाउसी, सबका मैं वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा ये अपने चैनल पे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना याद रखना है। सब्सिडी अलायंस कौन लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। सब्सिडी उसका सबसे पहला स्टेट कौन था सब्सिडी अलायंस में? तो हैदराबाद था 1800 में। फर्स्ट स्टेट कौन था सब्सिडी अलायंस को अलायंस करने वाला? सब्सिडी अलायंस वाला फर्स्ट स्टेट कौन था? हैदराबाद। सेकंड कौन था? मैसूर। उसके बाद तंजौर नीचे आगे साउथ में, उसका अवध था, उसका पेशवा, उसका भी भरतपुर। कम से कम तीन नाम याद रखने की कोशिश करो, कम से कम 3। हैदराबाद तो याद रहनी चाहिए, फिर मैसूर, फिर तंजौर, ये 3 याद रहेगा तो भी काम चल जाएगा। और इस डॉक्टर ऑफ लैब्स कौन लाया था? डालहाउसी। ये सारा का सारा ऐसे ही का ऐसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कौन लाया था? डालहाउसी। तो डालहाउसी क्या मतलब? डॉक्टर ऑफ लैब्स मतलब ये है कि जिसके पास समझ लो कोई किंग है, मैं किंग हूं, ठीक है, मैं किंग हूं। अब मेरा कोई मेल हेयर नहीं है, मतलब मेरा कोई बेटा नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने कोई भी इंसान को, कोई भी मेल पर्सन को मैं एडेप्ट नहीं कर सकता। अगर मैं एडेप्ट करूंगा तो डॉक्टर ऑफ लैब्स के अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑफ लैब्स वो किंगडम ब्रिटिश का हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं राजा हूं और मेरा कोई बेटा है, मतलब मेरा कोई बेटा नहीं है, तो मेरा ऑटोमेटिक मेरे मरने के बाद जो मेरा किंगडम हो जाएगा वो इंग्लिश का हो जाएगा। अगर मेरा कोई बेटा नहीं और मैं सन को अडॉप्ट कर लिया, कोई बेटे को अडॉप्ट कर लिया, तो भी मेरा किंगडम ऑटोमेटिक इंग्लैंड का हो जाएगा। ये था डालहाउसी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो ऐसा पहला किंगडम कौन था? तो सतारा को ऐसे करके कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश ने। फिर संबलपुर को कैप्चर कर लिया, भगत को कैप्चर कर लिया, उदयपुर को। और ये सतारा याद रखना ही है, सतारा, संबलपुर, भगत 1850, उदयपुर 1850, लेकिन ये दिसंबर के टाइम किया था। और फिर नागपुर 1854, झांसी 1855, अवध 1856 में। माल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत फेमस है अवध। कभी भी कहीं भी माल एडमिनिस्ट्रेशन या मिस गवर्नेंस आ जाए तो अवध को कैप्चर कर लिया था इसके सारे, ठीक है। उसके बाद देखो सब्सिडरी अलायंस तो मैंने बता दिया। अब थोड़ा टीपू का सुनो। टीपू देखो, टीपू क्या रॉकेट टेक्नोलॉजी का पूरा जानता था ये, ठीक है। उसके बाद जैकोबियन क्लब बनाया था इसने विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। और ये इंफॉर्मेशन तो 50 बार एग्जाम पूछा है। जैकोबियन क्लब बनाया था विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, इसीलिए इंग्लिश इससे बहुत चिढ़ते थे टीपू से, क्योंकि वो फ्रांस का हेल्प करता था। फ्रांस और ब्रिटिश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। फिर ट्री ऑफ लिबर्टी बनाया था सेरिकनपट्टनम में, और फिर इसने रिपेयर भी किया था श्रृंगेरी टेम्पल, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक पूरा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा मैं सब्सिडी अलायंस के बारे में आपको बता देता हूँ, सब्सिडरी अलायंस क्या है, ठीक है। उसको वेलेस्ली ने लाया था। तो देखो, जब वेलेस्ली कब आया था इंडिया में? 1798 के आसपास आया था वेलेस्ली। और 1788 के आसपास क्या था फ्रांस में? नेपोलियन का रूल था, ठीक है। तो नेपोलियन था फ्रांस में, और नेपोलियन चाह रहा था कि मैं इंडिया में आके अटैक कर दूं इंडिया को। तो इंग्लिश लोग बहुत डरते थे नेपोलियन से। तो वेलेस्ली ने क्या बोला, अब मेरे को नेपोलियन को इंडिया में नहीं आना है, तो मेरे को इंडिया में सब्सिडी अलायंस लाके इंडिया को कैप्चर करना पड़ेगा। तो सब्सिडी अलायंस ये था कि इंग्लिश आएगा इंडिया में, और ये
हर किसी के पास, मतलब हर किसी रूलर के पास जाते थे और बोलते थे देखो हमको ना आपके जो किंगडम के अंदर एक छोटा सा जगह चाहिए जिसमें हम आपको हेल्प करेंगे। और हम आपको क्यों हेल्प करेंगे, क्योंकि कोई एक्सटर्नल पावर आपके ऊपर आके अटैक ना करे। जैसे समझ लो मराठा का एग्जांपल ले लो, तो मराठा के पास इन लोग गए, इन लोग बोले कि हाँ हम आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो अब वो मराठा के अंदर ब्रिटिश क्या करेगा, घुस जाएगा अंदर और अपना आर्मी को खड़ा कर देगा मराठा के अंदर, मराठा किंगडम के अंदर अपना आर्मी खड़ा कर देगा और बोलेगा कि अब मराठा वाले तुम सब है ना आर्मी खड़ा नहीं कर सकते अपना, और तुम आर्मी नहीं खड़ा कर सकते मतलब मैं सिर्फ ब्रिटिश का आर्मी वहां पे खड़ा करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और इंटरनल अफेयर में हम ब्रिटिश लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे मराठा में। और एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल पावर है जैसे निजाम ऑफ हैदराबाद अगर मराठा पे अटैक करेगा तो ब्रिटिश और प्लस मराठा दोनों मिलकर रिटेलिएट करेंगे टुवर्ड्स द निजाम। ठीक है, तो निजाम को हम और दोनों मिलकर अटैक करेंगे। ठीक है, तो ऐसा इस तरीके का था सब्सिडी अलायंस। ठीक है, तो इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक वीडियो लाऊंगा अलग से सब्सिडी अलायंस के लिए पूरे एक वीडियो, और उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल के थोड़ा सा समझा दिया हूँ, उतना समझ लो बस। और इसको हॉर्स ट्रोजन टैक्टिस भी बोलते हैं, हॉर्स ट्रोजन टैक्टिस। ठीक है, तो बस इतना वीडियो है और ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इससे ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ये ब्रह्मांड है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ समझ लो इतना ही पढ़ लिए, मोर देन इनफ है। सारा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।